हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसके होने के क्या क्या कारण थे और यह क्यों हुआ था। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देख लिया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक कारण को, प्रशासनिक कारण को, सामाजिक कारण को, आर्थिक कारण को, धार्मिक कारण को, सैनिक कारण को, इसके बाद लास्ट में तात्कालिक कारण को बहुत ही बेहतर ढंग से समझा था। अब देखिए, जो हमारा आज का वीडियो, आज हम लोग यह समझेंगे कि भाई 1857 की जो क्रांति थी यह कैसे कैसे स्टार्ट हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का आरंभ एवं विकास। तो देखिए, होता क्या है कि 1856 में जो सैनिक पहले बंदूक यूज करते थे, पहले बंदूक का प्रयोग करते थे, उस बंदूक को बदल दिया जाता है। तो भाई 1856 में सैनिक पहले किस बंदूक का प्रयोग करते थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम है? ब्राउन बेस। इसका नाम है ब्राउन बेस। अच्छा, ब्राउन बेस को बदल करके कौन सी नई बंदूक लाई जाती है? देखिए, एनफील्ड राइफल। देखिए, ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला कौन सा है? ब्राउन बेस है। दूसरा क्या है? एनफील्ड राइफल। और एक चीज़ है, ये जो एनफील्ड राइफल है, इसमें कारतूस को भरने के लिए करना क्या पड़ता था कि कारतूस को पहले दांत से काटना पड़ता था। उसकी पैकिंग को, जिसमें कारतूस रखा जाता था, उसको दांत से काटना पड़ता था। और सैनिकों के बीच में ये बात फैल गई कि ये जो कारतूस है जिसको हम दांत से काट रहे हैं, इसमें गाय की और सूअर की चर्बी भरी हुई है, चर्बी लगी हुई है। अब देखिए, जो गाय की चर्बी है, ये तो भाई कहीं न कहीं हिंदू धर्म को प्रभावित कर रही है, और जो सूअर की चर्बी है, ये मुस्लिम धर्म को प्रभावित कर रही है। तो जो हिंदू सैनिक हैं और जो मुस्लिम सैनिक हैं, इनके मन में क्या व्याप्त हो गया? इनके मन में असंतोष व्याप्त हो गया। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश क्या थे, अंग्रेज क्या करते थे, पहले भी जो भारतीय थे इनको क्या बना रहे थे? दोनों को, हिंदू मुस्लिम को ईसाई बना रहे थे। और अब यहाँ भी भाई कारतूस में क्या हुआ? गाय और सूअर की चर्बी लगा दी गई है। तो अब इनको क्या डर लगने लगा? इनको डर लगने लगा कि अरे यार, ये ब्रिटिश जो है ये तो हमको पूरे के पूरे ईसाई बना देंगे। और सैनिकों में बहुत ही बम्पर असंतोष व्याप्त हो गया था। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि 29 मार्च 1857, देखिए स्थान कहाँ है? बैरकपुर। तो बैरकपुर में क्या होता है कि जो सैनिक थे, इन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को मना कर दिया, कि कहा कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, इन्हीं सैनिकों में एक नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे। अब एक बात हमें आप बताइए कि मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था गाजीपुर जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन सैनिकों ने क्या किया कि भाई हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्या किया? यह कह के इन्होंने विद्रोह कर दिया। और मंगल पांडे ने क्या किया कि एक जो इनका अंग्रेज अधिकारी था उसकी हत्या कर दी। तो देखिए भाई, सैनिक विद्रोह कर दिए, मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी है। तो अब होगा क्या? तो जो 34वीं एनआई रेजिमेंट थी, इसको ब्रिटिश ने क्या किया? भंग कर दिया। अब बात आता है कि 34वीं एनआई रेजिमेंट क्या है। तो देखिए, जो मंगल पांडे हैं और ये जो सैनिक हैं, इनका संबंध जिस बटालियन से था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे 34वीं एनआई रेजिमेंट। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या क्या होता है कि जो ब्रिटिश हैं इन सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और मंगल पांडे को फांसी दे देते हैं। तो भाई, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। देखिए, ये जो बैरकपुर का विद्रोह है स्टार्ट कब हुआ? 29 मार्च 1857 को। और ये देखिए, इनको फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। मतलब 10 दिन के अंदर सारे काम ब्रिटिश ने कर दिए थे। अब देखिए, ये काम तो हो गया। इसके बाद क्या होता है? देखिए, इसके बाद फिर होता है कि 24 अप्रैल को तीसरी घुड़सवार सेना ने, ये 90 सैनिक थे, इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने कहा कि भाई कारतूस का प्रयोग हम भी नहीं करेंगे। देखिए, ऊपर सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मंगल पांडे को फांसी हुई है, तो कहीं न कहीं ये सैनिक जो हैं ये भी काफ़ी रुष्ट हैं, काफ़ी असंतोष हैं। तो जो ये थे, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है कि तीसरी देसी घुड़सवार सेना। यहीं के सैनिकों ने, 90 लोगों ने क्या किया कि भाई इस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और फिर क्या होता है? इन सैनिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है और 9 मई को 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया जाता है और उनको 10 साल की सज़ा दे दी जाती है कि अब 10 साल आप जेल में रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो और बचे सैनिक थे, ये सैनिक क्या करते हैं? ये सैनिक विद्रोह कर देते हैं। और जहाँ पे ये सैनिक बंद थे जेल में,
इसको लूट लेते हैं और इन सैनिकों को छुड़ा देते हैं। वहाँ पे जो भी अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज सैनिक थे उनको ये लोग मारते भी हैं, कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए यहाँ से विद्रोह क्या हो गया। विद्रोह यहाँ से पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अब जो सैनिक बंद थे, ये सैनिक जिन्होंने विद्रोह किया था, ये सैनिक, बाकी भी लोग यहाँ पे सब मिलते हैं। इसके बाद ये लोग मिलके कहाँ जाएंगे? ये लोग जाएंगे सीधे यहाँ दिल्ली। देखिए यहाँ 10 मई को ये लोग विद्रोह करते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुँच जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये लोग दिल्ली क्यों गए? देखिए दिल्ली जाने का इनका एक रीज़न ये था कि जो मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र, ये कहाँ रहते थे? ये दिल्ली में ही रहते थे। और देखिए जब अंग्रेज आए थे स्टार्टिंग में, जब अंग्रेज़ों का शासन नहीं फैल पाया था तो भारत में किसका शासन था? मुग़ल का था। तो इन सैनिकों को पता था कि अगर हम बहादुर शाह जफ़र के पास चलेंगे तो होगा क्या, अगर बहादुर शाह जफ़र हमारा नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो जो ये आंदोलन है, ये विद्रोह है, ये पूरे भारत मतलब भारत के अधिकांश भागों में फैल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह जफ़र के पास पहुँचे। अब देखिए बहादुर शाह जफ़र की एज तो भाई बहुत ज़्यादा है, लगभग 80+ उनकी एज थी। उनकी इच्छा तो नहीं थी कि हम नेतृत्व करें, लेकिन अब जब इतने सैनिक यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो इनके सैनिक हैं ये भी धीरे धीरे कहाँ आके मिल रहे हैं? इनसे मिल रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं बहादुर शाह जफ़र की मजबूरी हो गई। अच्छा, इन सैनिकों ने क्या किया? यहाँ पे जो अंग्रेज सैनिक थे दिल्ली में, इनको भगाने लगे, इनको मारने लगे। ये सैनिक क्या हुए? अंग्रेज सैनिक भाग गए। तो बहादुर शाह जफ़र ने 12 मई को नेतृत्व संभाला और इनको मुग़ल सम्राट घोषित किया गया, भारत का सम्राट घोषित किया गया। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र क्या करते हैं कि जो और भी राजा थे, रजवाड़े थे या फिर रियासत थे भारत के, उनके पास पत्र लिखते हैं कि ऐसा है कि भाई विद्रोह स्टार्ट हो गया है और अब आप लोग भी कमर कस लीजिए, आप लोग भी तैयार हो जाइए। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो विद्रोही सैनिक थे, इनका सामना करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम था जॉन निकलसन। और ये जो विद्रोही थे इसको मृत्यु के घाट उतार देते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दिल्ली का वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसको विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था? तो देखिए जॉन निकलसन। इसके बाद क्या होता है? और एक चीज़ है कि दिल्ली में ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं, इनकी एज ज़्यादा है। ये तो समझिए कि एक प्रतीक के रूप में थे। बाकी नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहा है इनका एक सिपाही, एक सेनापति। उसका क्या नाम है? उसका नाम है बख्त खान, जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहा है, बाकी जो सैनिक हैं वे सब इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए होता क्या है कि 20 सितंबर 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है हडसन, ये क्या करता है? अपने नेतृत्व में दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और बहादुर शाह जफ़र को क्या करना पड़ता है? आत्मसमर्पण करना पड़ता है और इनके पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और बहादुर शाह जफ़र को कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून। तो इनके ऊपर केस चला दिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में ही बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनका कब्र है। और देखिए इनके कब्र पे क्या लिखा गया है? इनके कब्र पे लिखा गया है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए ज़मीन भी नसीब ना हुई। तो इस तरह हम लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को देख लिया और यह देखा कि कैसे कैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होता है और दिल्ली तक पहुंचता है। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता थे या राजा थे जिन्होंने इस विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 जून 1857 को। देखिए एक नाम है बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहाँ पे किया था? लखनऊ में किया था। लखनऊ में विद्रोह किया था। कब किया था? 4 जून 1857। अब हम थोड़ा सा बेगम हजरत महल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो बिरजिस कादिर है ये इनका पुत्र है जो कि अल्पवयस्क है, अभी नाबालिग है। अब देखिए एक चीज़ और है, बेगम हजरत महल जो हैं ये वाजिद अली शाह जो कि अवध का नवाब था, इसकी पत्नी हैं। तो देखिए जब डलहौजी था, डलहौजी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डलहौजी की एक नीति थी बहुत ज़्यादा फेमस। कौन थी भाई? डलहौजी की राज झड़पने की नीति। और उसी राज झड़पने की नीति के अंतर्गत ही डलहौजी ने अवध पे क्या कहा था कि अवध में शासन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। कुशासन का आरोप लगा के अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। कब मिलाया था? 1856 में। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1856 में मिला लिया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अवध किसका अंग हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य का अंग हो गया।
लेकिन ये जो रानी थी ये काफ़ी असंतुष्ट थी, इनको भी एक मौका चाहिए था भाई। और जब देखें कि दिल्ली में विद्रोह स्टार्ट हो गया है तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे कृषक वर्ग हैं, जमींदार वर्ग हैं, मतलब अवध के किसान, जमींदार और इनके सैनिक, ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, हम तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। तो रानी क्या करती हैं, बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देती हैं। और देखिए वहाँ पे लखनऊ में एक ब्रिटिश रेजिमेंट था जिसका नाम देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉरेंस, इसकी हत्या कर देती है, विद्रोहियों ने हत्या कर दी। इसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है कि भाई और अंग्रेज आते हैं और फिर धीरे धीरे मार्च 1858 में ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में विद्रोह का दमन कर देते हैं और लखनऊ में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो देखिए किस अधिकारी की मृत्यु हुई थी लखनऊ में, हेनरी लॉरेंस की। और देखिए अवध का ये जो है लखनऊ का जो ये विद्रोह है इसको किसने दबाया था, इसको दबाया था कैंपबेल, सेनापति कैंपबेल ने। तो ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग कि देखिए 4 जून को ही एक और विद्रोह हो गया था। वो विद्रोह कौन सा था भाई, यह विद्रोह था रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी में। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था बनारस में। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, मनु था, मणिकर्णिका था। और शादी के बाद इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम शादी के बाद होता है रानी लक्ष्मीबाई। अब तीसरा क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, इनका विवाह हुआ था झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। और जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने एक दत्तक पुत्र को गोद लेती हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम था दामोदर राव। अब देखिए अब एक बात और यहीं से समझते हैं कि देखिए जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, रानी क्या करती हैं, दत्तक पुत्र को गोद लेती हैं। लेकिन उसी समय डलहौजी का शासनकाल था और डलहौजी ने भाई कौन सी नीति अपनाई थी, राज झड़पने की नीति। और इसी नीति के अंतर्गत इसकी एक और नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब गोद लेने का जो अधिकार था इसने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था कि अगर कोई भी राजा है, अगर उसका कोई सगा पुत्र है तभी वो राजा बनेगा। दत्तक पुत्र को गोद लेने का अधिकार इसने खत्म कर दिया था। और इसी आधार पर डलहौजी ने क्या किया था, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया था, झांसी को हड़प लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो कब मिलाया था, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, कब मिलाया था भाई, 1853 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब झांसी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया है तो झांसी की जो रानी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थी, काफ़ी असंतुष्ट थी, इनको भी एक मौका चाहिए था। और फिर होता क्या है, फिर होता यही है कि वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो गए हैं और जो इनके सैनिक थे ये कहते हैं कि ऐसा है कि अब आप नेतृत्व करिए और हम लोग तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों ने इनसे कहा, ब्रिटिश जो अधिकारी थे इनसे कहा कि अगर आप झांसी के सैनिकों को उकसाएंगे तो फिर हम इसका बदला आपसे लेंगे। तो रानी जब देखती हैं कि मतलब ब्रिटिश जो हैं ये हमको वार्न कर रहे हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं, तो ये क्या करती हैं, सैनिकों का नेतृत्व संभाल लेती हैं और यहाँ पे देखिए झांसी में युद्ध को स्टार्ट करती हैं। इसके बाद रानी की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती है, फिर रानी क्या करती हैं, झांसी से लड़ते हुए तात्या टोपे के साथ कहाँ पहुँच जाती हैं, ग्वालियर। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, ग्वालियर में भाई किसका शासनकाल था, सिंधिया का था। और सिंधिया कौन था, सिंधिया देखिए सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। तो रानी क्या करती हैं, यहाँ पे ग्वालियर पर अधिकार कर लेती हैं और सिंधिया क्या करता है, थोड़ी मोड़ी झड़प करता है लेकिन फिर भाग जाता है। उसको लगता है कि हमारी स्थिति कमज़ोर हो रही है, वह भाग के कहाँ जाएगा, वह भाग के जाएगा अंग्रेजों की शरण में, कहाँ पे, आगरा में। इसके बाद क्या होता है, ह्यूरोज के नेतृत्व में एक सेना आती है और ग्वालियर के विद्रोह का दमन कर देती है। और देखिए इसके बाद जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के दौरान मारी जाती हैं और जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे भागकर नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में ही इनका एक मित्र था, क्या नाम था, मान सिंह। मान सिंह इनके साथ विश्वासघात कर देता है और फिर तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है और अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 4 जून को कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। अब देखिए अब नंबर आ गया 5 जून का। तो 4 जून में किस किस विद्रोह को हमने देखा है, लखनऊ का विद्रोह और झांसी का विद्रोह, ये दोनों कब है, 4 जून 1857। अब आगे हम लोग 5 जून पे। तो देखिए 5 जून 1857 में
कहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हुआ था? तो नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह हुआ था। अब देखिए, अब इस पे हम देखते हैं थोड़ा नाना साहब के बारे में। तो नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? धोंधू पंत। अच्छा, नाना साहब कौन थे? देखिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, नाना साहब उनके दत्तक पुत्र थे। और ये कह दिया गया था कि जो भी पेंशन मिल रहा था पेशवा को, अब वो पेंशन समाप्त कर दी जाएगी। मतलब जो नाना साहब हैं, अब इनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस बात से तो नाना साहब कहीं न कहीं पहले से ही असंतुष्ट हैं। अब इनको मौका भी मिल गया, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? विद्रोह में इसलिए इन्होंने भाग लिया। अब देखिए, एक चीज़ और है, नाना साहब का जो है, इनकी सहायता किसने की थी? तात्या टोपे ने की थी। कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे, नाना साहब का भी। इसके बाद क्या होता है? देखिए, एक चीज़ और है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र पांडुरंग। देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और भारत का गेरिबाल्डी तात्या टोपे को ही कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का गेरिबाल्डी किसको कहते हैं? तो 4 ऑप्शन देगा, मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा होगा, तात्या टोपे। और देखिए, फिर क्या होता है? इसके बाद होता है दिसंबर 1857 में कैंपबेल। कैंपबेल के नेतृत्व में ये जो कानपुर का विद्रोह है, इसका दमन कर दिया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि कानपुर में नाना साहब की क्या भूमिका थी, विद्रोह क्यों स्टार्ट हुआ था कानपुर में। अब देखिए, इसके बाद जून 1857 में खान बहादुर खान के नेतृत्व में बरेली में विद्रोह हो गया था भाई। देखिए, खान बहादुर खान के नेतृत्व में कहाँ पे हुआ था? बरेली में विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को 1858 में विंसेंट आयर के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद देखिए, अगस्त 1857 में, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1857 में क्या हुआ था कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह कर दिया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि कुंवर सिंह कौन थे? तो देखिए, कुंवर सिंह क्या थे? जगदीशपुर के एक बहुत बड़े जमींदार थे। लेकिन जो अंग्रेजों की नीतियां थीं, उससे इनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट थे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और ये उससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो जब इन्होंने देखा कि विद्रोह स्टार्ट हो गया है, तो इन्होंने भी जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन होता क्या है कि 1858 में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। अच्छा, एक बात और है, जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इनके एक भाई थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमर सिंह। इसके बाद क्या करते हैं कि अमर सिंह जो हैं, ये विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा, जो भी इम्पोर्टेंट थे इन सबको हम लोगों ने देख लिया है। देखिए, जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग एक साथ जहाँ जहाँ पर भी विद्रोह हुए हैं, सारे स्थानों को, कब हुए हैं इसको भी, वहाँ का नेता कौन है इसको भी, और उस विद्रोह का दमन किसने किया है इसको भी एक साथ पढ़ लेंगे और मैप की सहायता से भी देख लेंगे, ताकि जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और देखिए, एक बात और है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक का टॉपिक है। थैंक यू।